चलिए 8th क्लास. Now we are doing chapter number 7. This is the last chapter of your syllabus, I7 syllabus. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो जैसे कि आपने पहले 7th क्लास में पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में होते हैं भी होते हैं और ग्रासलैंड्स में भी होते हैं, है ना, सब जगह होते हैं. बट तो द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी. यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर रीजन पर रहते हैं उसको हम वहाँ उस जगह की बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. हर जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होती है. डेजर्ट की अलग होती है, ग्रासलैंड्स की अलग होती है, रेन फॉरेस्ट की अलग होती है. सब जगह की पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी अलग होती है. ठीक है, तो अब कम से कम यहाँ पर जो 10 मिलियन स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की ऐसी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला करके 10 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो रहती हैं अर्थ पर हमको 1 या 2 मिलियन ही हम उनके बारे में जानते हैं. ठीक है, the part of the earth in which organism exist or support life is called biosphere. ठीक है, उस जगह को जहाँ पर अर्थ का उस एरिया जहाँ पर सपोर्ट है लाइफ का, जहाँ पर लाइफ रहती है या ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, तो अब हम इस बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं अलग अलग. मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगेगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रही है और हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो देखो, सबसे पहले स्पीशीज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, है ना. वो ऑर्गेनिज्म जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उसको हम उस स्पीशीज़ बोलते हैं. जैसे कि होमोसेपियंस और ह्यूमन बींग्स. होमोसेपियंस उसका जूलॉजिकल नेम है ह्यूमन बींग्स का. ठीक है, तो ये एक एनिमल स्पीशीज टाइप है. दूसरा है इकोसिस्टम. द वेरियस कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट among themselves as well as with their physical environment. मतलब आपस में वो इंटरेक्ट करें और उसके साथ साथ जो सॉइल, फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, इनके साथ इंटरेक्ट करें. फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स इंटरेक्ट विद सॉइल टू गेट मिनरल्स एंड वाटर, है ना. दे इंटरेक्ट विद एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कैरिंग आउट द process of photosynthesis. An ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living component यानी कि soil, water और air. It is relationship between a biotic. अब ये relationship है biotic community और non-biotic community का. अब habitat habitat यानी कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर कोई प्लांट्स और एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं. अब है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन नेचुरल हैबिटेट एंड डिपेंड अपॉन वन अनदर. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में तरह तरह के प्लांट्स, एनिमल्स हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और एक दूसरे पर वो डिपेंड हैं. अब बायोडाइवर्सिटी का जो हर कंपोनेंट है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट वगैरह सब, जिराफ, ये नेचर के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, एक इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. वी आर ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंड अपॉन बायोडाइवर्सिटी. हम लोग भी डिपेंड हैं, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड हैं इकोनॉमिकली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर. तो वी गेट फूड आइटम हमको मिलते हैं. देखो, क्लॉथ मिलता है, मेडिसिन, वुड, ऑयल, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. ऑन द अदर हैंड वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, लेदर, मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, है ना. तो कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या कॉजेज हैं कि जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होती जा रही है? बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर आवर ओन सर्वाइवल. लेट अस स्टडी द कॉजेज ऑफ थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ स्पीशीज.
मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म होने के कगार पर है, तो उसका क्या कारण है? देखो, पहला है डिफॉरेस्टेशन। एज यू नो कि फॉरेस्ट जो है वो कटिंग होते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो नीड ऑफ प्लेस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स, डैम्स, इसके लिए, है ना। वी गेट फूड एज अ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल की वुड की ज़रूरत है फ्यूल के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो एग्रीकल्चरल लैंड भी बहुत ज़्यादा चाहिए कल्टीवेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। अब माइनिंग और मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम, वुड्स, ऑल द अबव कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर ह्यूमन मेड। ये सारे जितने भी डिफॉरेस्टेशन के कारण हैं वो सब ह्यूमन मेड हैं। सम नेचुरल कॉजेज, कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, जैसे कि ड्रॉट आ जाता है या फॉरेस्ट फायर हो जाती है, अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट। अब ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स, है ना, जरा सी कोई हुई घास वास उगी, फिर ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स आ गए, तो ये सारी। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब क्या कंसिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के? इट कॉज, मतलब क्या नुकसान है? इट कॉजेज सॉइल इरोजन, ये क्या करता है? सॉइल इरोजन करता है, जिससे कि सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और टॉप लेयर जो सॉइल की है वो रिमूव हो जाती है और धीरे धीरे पथरीला इलाका बनता चला जाता है, तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और डेजर्टिफिकेशन तक हो जाता है ना। मतलब जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहती है, वहाँ पर कुछ उगने लायक नहीं रहता। सॉरी। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। अब पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फॉर मेकिंग फूड और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है अर्थ पर वो बैलेंस रहता है। बट अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाता है, ड्रॉट, कहीं पर ड्रॉट आ जाते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। इट डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, भाई जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाटर भी होल्ड नहीं कर पाएंगी सॉइल, ठीक है ना। तो जिससे वाटर लेवल अंडरग्राउंड नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब जो अंडरग्राउंड लेवल वाटर है वो नहीं बढ़ पाता है। तो फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट, हाँ, बहुत सारी स्पीशीज़ फॉरेस्ट में रहती हैं, तो जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती। अब जब कटिंग हो जाएगा फॉरेस्ट का तो वो कैसे सर्वाइव करेंगी? फॉर एग्जांपल जाइंट पांडा, इट सर्वाइव ओनली ऑन बैम्बू शूट्स इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। मोर देन हाफ ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट दैट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ द पांडा हैव बीन क्लियर्ड। मतलब जो पांडा है वो बैम्बू शूट पर रहता है, बड़े बड़े जो बैम्बू के प्लांट होते हैं वहाँ पर रहता है, बट मोर देन हाफ ऑफ द बैम्बू शूट्स जो हैं वो क्लियर्ड कर दिए गए हैं। तो एज अ रिजल्ट जो पॉपुलेशन है जाइंट पांडा की वो बिल्कुल डिक्रीज होती चली जा रही है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब है नेक्स्ट है इलीगल हंटिंग, है ना, इलीगल हंटिंग। अब जैसे टाइगर्स, एलिफेंट है, राइनोसरॉस, व्हेल, इन सब को जो है वो कांस्टेंट इनकी हंटिंग की जाती है, स्किन के लिए, फर के लिए, टस्क के लिए, क्लॉज के लिए और उनके दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए। तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज इलीगल। द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूजेज इज कॉल्ड पोचिंग, है ना। मतलब अगर इलीगल आप हंटिंग कर रहे हो एनिमल्स की फॉर द कमर्शियल यूज, बेचने के लिए उनके पार्ट्स को, तो उसको पोचिंग कहते हैं, ठीक है। द चीता इन इंडियन फॉरेस्ट एंड डोडो, अ यूनिक बर्ड फाउंड इन मॉरिशस, हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग। ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं क्योंकि अब ये है नहीं, क्योंकि इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर एडवर्सली इफेक्ट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है। पेस्टिसाइड्स और दूसरे हार्मफुल जो केमिकल्स जो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं वो फिश को किल करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को। और ऑयल स्पिल, है ना, बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज हैं जहाँ से तेल निकलता है, तो वो ऑयल स्पिल जिसकी वजह से जो मैराइन एनिमल्स हैं वो किल हो जाते हैं। दूसरा, फोर्थ है नेचुरल डिज़ास्टर।
अब नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी एंड हरिकेन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द रिडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज। नेक्स्ट है एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द प्लेस ओरिजिनली एंड आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम अदर प्लेसेस आर कॉल्ड एक्सोटिक स्पीशीज। मतलब कि वो उस जगह पर ओरिजिनली वहाँ पर है नहीं, ओरिजिनली वहाँ के नहीं है, वो कहीं और से आए हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज हैज़ एडवर्सली इफेक्ट मैनी नेटिव स्पीशीज। अब वो आ गए, अब वो उस जगह पर रहने वाले जो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको वो क्या करते हैं, उनको स्पेस और फूड की डिप्रीवेशन जो है वो डिप्राइव कर देते हैं, मतलब उनसे वंचित कर देते हैं, जिससे उन्हें उनकी कमी महसूस होती है। For example, water hyacinth, an exotic species that has been introduced in the Indian water, grow very fast and covers the whole water body। मतलब उसने पूरे के पूरे जो वाटर बॉडी है, पॉन्ड और लेक को वाटर हाइसेंथ ने कवर कर लिया है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको खतरा हो गया है।